मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए पढ़ाई छोड़े तो नहीं कह सकते, क्लासरूम में बैठे हुए। तो आप लोग के साथ बैठ के थोड़ा पढ़ेंगे तो वापस से थोड़ा पुरानी लाइफ में वापस आ पाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ ज्वाइन कर लूँ। मुझे 12th पास आउट के कितने साल हो गए मुझे सर? 7, 10, 15 साल। 2007 में मैंने 12th पास किया था। 2010 में ग्रेजुएशन किया था। और 2010 में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2014 से मैं जॉब में हूँ। एज कितनी है? और जितनी तुम लोग को लग रही है उतनी मान लो यार, ऐसे मत पूछो। रीजनिंग? तुम्हारा रीजनिंग वीक है। क्यों? 21 ही तो था हमेशा से। कुछ भी मान लो यार, ऐसे तो क्या मैं फर्क पड़ता 24 है। का हूँ तो 14 की तो होगी ना ये। और अभी मैं जॉइंट कलेक्टर हूँ बड़वानी में। तो आज मैं यहाँ आई थी काम से। तो बहुत दिन हो गए थे सर से मिले हुए, तो मैंने सोचा आज मैं सर से मिल के आती हूँ, जल्दी फ्री हो गई थी। तो आज आप लोगों से भी मिलने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लग रहा है क्लासरूम देख के। हम लोग तो वो पुराने वाली बिल्डिंग में पढ़ते थे। हमारा छोटा ही क्लासरूम होता था, पर वो तब हमको वो भी बड़ा लगता था। तो ये तो मुझे भी बड़ा नया नया सा लग रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों को अडॉप्ट करने में भी समय लगता होगा, जब स्कूल से आप लोग आते होंगे, इतना बड़ा क्लासरूम, माइक वाइक से पढ़ना और ये सब, है ना? आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाकी हम लोग तो जब पढ़ाई करते थे तो बहुत इन्जॉय करते थे। और मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो कभी मतलब ये नहीं सोचा था कि हाँ इस पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, ये होगा। बस ये लगता था कि अपना 100% देना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। और वो हो गई। हम लोग सर हमेशा हम लोग को क्लास में सर आधे टाइम गायब हो जाते थे, शायद अभी भी हो जाते होंगे। तो नहीं, एक एक चीज़ है, हमारी क्लास में भी ना बहुत सारे बच्चे थे। तो जब सर गायब होते हैं ना, तो अपने को वो टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, ये अपना सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है। सर ने 15-20 मिनट एक टॉपिक पढ़ा दिया है ना, वो पर्याप्त होता है। उसके बाद सर आपको क्वेश्चन दे के चले जाते होंगे, है ना? अभी भी यही करते होंगे सर। तो हमारा जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, सबसे पहले पहले हम लोग वो ब्रेक में ना आंसर लिखते थे। सर जो हमको पढ़ा के गए थे, हमने फटाफट नोट किया, और सर जो क्वेश्चन दे के गए हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे। और हम जितने भी बच्चे ब्रेक में अटेम्प्ट करते थे, सर उनके आंसर चेक भी करते थे। और सर हमको मोटिवेट भी करते थे और उसमें इम्प्रूवमेंट भी करवाते थे। तो हमारा जो आंसर राइटिंग था ना, वो सर के कारण बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि क्लास में जितना सर पढ़ाते हैं और आपका जो भी एक बेसिक बुक होगा जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसके साथ सर ने जो वैल्यू एडिशन दिया है ना, उतना काफ़ी होता है। हमारे टाइम तो ऑप्शनल भी होता था, तो 2 ऑप्शनल होते थे उस समय। तो सोशोलॉजी और पब हम सर से पढ़ते थे। और मुझे लगता है कि आप लोग के साथ मतलब ऑप्शनल होना चाहिए। अभी नहीं है, पर ऑप्शनल पढ़ने में जो मज़ा आता है, जीएस पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। तो सर से हम लोगों ने तो ऑप्शनल पढ़ने का भी मज़ा लिया हुआ है, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती थी। संडे हम लोग आ जाते थे सुबह से, कई बार रात तक क्लासेस होती थी। सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो रही है
और पता चल रहा है शाम को 6-7 बजे तक चल रही है, उसी में पूरी पॉलिटी भी हो गई है। फिर पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो ज्योग्राफी भी कर ली, पबैड भी कर लिया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर ने बिल्कुल सही कहा है। और आप लोग भी जब फील्ड में जाओगे ना, जॉब करोगे, तो आप लोगों को बहुत ऐसे देखने मिलेगा। हम में से कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो जिनके बारे में सर बता रहे थे ना कि रिटायरमेंट के बाद फिर उनको बड़ा ख़राब लगता है, अब क्या करें अब क्या करें। तो वैसे हम लोग में से ही कुछ लोग बनते हैं। तो मैं सर को ही बोल रही थी कि पीएस एकेडमी वाला ग्रुप है, ऑफिसर्स ग्रुप भी है, जो बच्चे हम लोग पढ़ के निकल गए हैं। तो ऐसे रोज़ 2 मिनट का एक, सुबह जैसे पेपर में प्रवचन सुवचन टाइप के नहीं आते हैं, वैसा एक 1 मिनट का वीडियो बन जाए ताकि बहुत सारे लोग भटकने से बच जाएं। और इथिक्स का पेपर जो है वो पढ़ने के साथ साथ अप्लाई भी कर लें खुद पे। अच्छा, सब 2-4-10 दिन वाले हैं। जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी, मेरा बैकग्राउंड था 11th-12th कॉमर्स और ग्रेजुएशन आर्ट्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो ये तो था कि हाँ सिविल सर्विसेज में ही जाना है, क्योंकि मैथ्स आती नहीं थी समझ में, तो इंजीनियरिंग तो बस की नहीं थी, डॉक्टर बनना नहीं था और कॉरपोरेट सेक्टर में जाना नहीं था। तो ऑप्शन बचता था ABCD में से 3 रिजेक्ट करके लास्ट वाला। तो जब मेरी जो हिस्ट्री प्रोफेसर थी, उनकी नीज़ जो है वो सर के यहाँ पढ़ती थी, तो मैं उनसे ऐसे ही सजेशन ले रही थी कि कौन सी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पीएस एकेडमी आप जाओ। तो मैं आई, तो मैंने सर से बात की थी, शायद सर थे या रिसेप्शन पे कोई और था, सर ही थे। तो मैंने कहा सर डेमो क्लास, तब नए नए रहते हैं, पता चलता है रहता नहीं है, लगता है डेमो क्लास में पता नहीं क्या पता लग जाएगा, जज कर लेंगे। तो सर हंसने लगे, बोले ठीक है तुम आओ डेमो क्लास 2 दिन का लो। तो 2 दिन में तो बैठे, कुछ समझ ही नहीं आया, सब ऊपर से। तो मैंने पर सोचा, मैंने कहा यार इतने लोग आ रहे हैं और लग भी रहा है कि हाँ ठीक ही है, अब नहीं समझ आएगा तो बाद में देखी जाएगी, सारी क्लासेस में ऐसे ही होता होगा, क्यों चक्कर काटना, दर दर भटकना, एक चीज़ फाइनल कर लो और इसी पे स्ट्रिक्ट रहो। कोचिंग स्टार्ट हो गई, मुझे लगता है शायद 1-8 महीने तक तो चीज़ें हवा में ही थी, लग रहा था समझ आती है पर आती नहीं थी। तो आप लोग के साथ भी मेरे ख्याल से ऐसा होगा, है ना, क्योंकि 12th के, मैं तो खैर ग्रेजुएशन के बाद पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फाइनल ईयर में थी तब मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे तो फिर भी चीज़ें पता थी, मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी अपनी ग्रेजुएशन में, सोशोलॉजी पढ़ रही थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, तो थोड़ा बहुत मुझे तो चीज़ें पता थी। आप लोग तो और 12th करके आए हो, आप लोग को तो और नहीं पता होंगी चीज़ें। तो शुरू शुरू में थोड़ा ऊपर से जाएगा सब कुछ, मेरे ख्याल से 1 महीना भी लग सकता है, किसी को 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर बड़ी बात ये है कि आप लोग कितना सिंसियरली उस चीज़ को समझने की और 3 महीने के गैप को कम करने की कोशिश करते हो, है ना। और चीज़ें धीरे 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 सब लाइन पे आ जाती हैं। आप लोगों को यहाँ पे कोई ऐसा बहुत टफ नहीं होता है, जीएसी तो पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ है, तो जनरल दिमाग तो सभी के पास है, अपन सभी के पास ही है। तो जनरल स्टडीज़ कोई बहुत टफ नहीं होता है, और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी कोई बहुत टफ नहीं होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग लिमिटेड पोस्ट के लिए एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत टफ हो जाता है इस कारण से। बाकी पढ़ाई टफ नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो स्टडी आवर्स होते हैं वो आपको डिसाइड करने रहेंगे कि आपको पर डे कितना टाइम देना है पढ़ाई को। कोई 4 घंटे में भी बहुत अच्छा पढ़ लेता है, कोई 6 घंटे में भी, कोई 12 घंटे में कर पाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी काम की, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए फिट हो, आपके लिए काम करे। हमेशा जब हम लोग पढ़ते थे तो मेंस के आंसर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते हो तो सर हमेशा हम लोगों को बताते थे कि कभी भी प्री की तैयारी नहीं होती है, मेंस की तैयारी होती है, इंटरव्यू की तैयारी होती है। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो,
तो अपने आप जो है आपकी पर्सनालिटी में जो है आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको इंटरव्यू देना है किसी ना किसी दिन। तो जो स्ट्रगल हम लोग इंटरव्यू के पहले करते हैं ना, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, हाथों पे कंट्रोल रखना है, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होने चाहिए, तो वो आपको पहले दिन से आज ही से करना शुरू करो उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज में कि आपको एक ऑफिसर बनना है ना। तो एक ऑफिसर की क्या पर्सनैलिटी होनी ही चाहिए, तो इस चीज़ पे हमको आज ही से वर्क कर देना चाहिए। नॉलेज होता है तो कॉन्फिडेंस होता है ना। बाकी आपके बॉडी पोस्चर और हैंड मूवमेंट्स कैसे क्या होंगे ये आप इस पे अभी से वर्क करो। तो जब हम लोग मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, मतलब प्री जैसा कुछ नहीं होता है, सर हमेशा यही बोलते थे और हम लोगों ने भी इसको बिल्कुल सर जो बोलते थे हम उसको मानते थे, क्योंकि सर हमेशा ये बोलते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो मान लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम तो ज़्यादा दुनिया तो देख ही नहीं थी, सर ही थे जो कुछ थे, तो सर जैसा बोलते थे हम लोग फॉलो करते थे उसको। तो मेंस के आंसर्स के लिए बड़ा कंपटीशन रहता था, तो जिसकी सर तारीफ कर देते थे क्लास में तो सब बच्चे उसके पीछे अपनी कॉपी दिखाओ ना, क्या आंसर लिखा, अपनी कॉपी दिखाओ क्या आंसर लिखा। तो या जो सीनियर्स होते थे, सिलेक्ट हो चुके होते थे, उनके नोट्स, आपके नोट्स बता दो, आपके आंसर्स बता दो कैसे क्या लिखे थे। तो मुझे भी यही लगता था, कोई जैसे मैं आई हूँ आज आपके सामने तो आपको लग रहा होगा अरे आज तो जॉइंट कलेक्टर आए थे, डिप्टी कलेक्टर आए थे, हम लोग को भी ऐसे ही लगता था, ऐसा लगता था यार कैसे बन जाते हैं, है ना। आप लोग को भी यही लगता है ना कैसे बन जाते हैं, हम भी यही बैठ के सोचते थे कैसे बन जाते हैं अपन, पता नहीं कभी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। और जब तैयारी शुरू करते तो ऐसा लगता है बस हो जाए, लास्ट वाली पोस्ट पे हो जाए पर हो जाए बस सिलेक्शन, है ना। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो लास्ट वाली पोस्ट होती है ना वो ना तो नौकरी की जाती है ना छोड़ी जाती है फिर। तो हमेशा अच्छी पोस्ट के लिए अच्छी तैयारी करना, है ना। पहली बार में जितना अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन मिल जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में सरकमस्टांसेस पता नहीं कैसी हो, आप आगे टाइम दे पाओ नहीं दे पाओ। तो मेंस के आंसर्स की जो मैं बात कर रही थी, तो बहुत सारे बच्चे ना ये क्या करते हैं कि दूसरे के आंसर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट मैं, क्योंकि सर मेरे आंसर्स की तारीफ करते थे तो मुझे ये था कि नहीं मैं कॉपी नहीं करूँगी, हो सकता है कि मैं जो आंसर्स लिख रही हूँ मुझे इसी आंसर से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाए, कोई भरोसा थोड़ी है, क्या पता आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, अभी तो आपने क्योंकि टेस्ट दिया ही नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, फेल होंगे नहीं काम करेंगे तब देखी जाएगी कॉपी करना है कि नहीं करना है। तो मेरा ये था कि नहीं मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे मेरे जो पैटर्न है, मेरे जो आंसर्स हैं मुझे उसी को सर से करेक्ट कराते कराते उसको बेस्ट करना है। और जब सर पढ़ाते थे हम लोग नोट करते थे रफ में, घर पे जाके जीएस की तो मैंने कभी ऐसे कुछ नोट्स बनाए नहीं थे क्योंकि वास्ट होता है बहुत, पर ऑप्शनल के मेरे पास टॉपिक वाइज पूरे मैंने क्वेश्चन बना बना के, जो पूरे टॉपिक में से सर क्वेश्चन देते थे या जो बेसिक क्वेश्चन समझ में आते थे, हर चीज़ के मेरे पास आंसर्स लिखे हुए थे मैंने। और जब मैंने आंसर्स लिखे और मैं फर्स्ट टाइम जब मेंस मुझे देना था तो 1 महीने पहले मेंस की कुछ रिवीजन क्लासेस शुरू हुई थी, तो उस समय पहले जो सर ने पूरे साल पढ़ाया था ना वो उस 1 महीने में सर ने सब बदल दिया। तो मुझे लगा यार ये तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं सर इस बार तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आखिरी 1 महीने में मैंने अपने सारे आंसर्स चेंज कर दिए। देखो कंपटीशन होता है ना तो अपन लोग नोट्स शेयर करने में भी हिचकते हैं कि भाई हम दूसरे को क्यों अपने नोट्स दें, वो उसने मेहनत नहीं की, हमारे नोट्स पढ़ के वो आ जाएगा। तो जब मैंने अपने आंसर्स चेंज कर दिए तो मैंने अपने पुराने नोट्स दे दिए, मैंने कहा लो देख लो यार देख लो तो क्योंकि मैं तो अपने आंसर्स मैंने चेंज कर लिए थे। तो यही होता है, इसलिए पहले अपनी स्ट्रैटेजी अगर आप बना पा रहे हो तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उससे आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो ये आपको देखना चाहिए, बजाय कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप किसी को कॉपी करो। हो सकता है आप बेस्ट हो, है ना। तो ट्राई करो कि अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करो और आपके लिए क्या वर्क कर रहा है उसको देखो, आपके लिए कितने घंटे पढ़ना मैटर कर रहा है, आपके लिए
नोट्स बना के पढ़ना मैटर कर रहा है, किताबें बना पढ़ से डायरेक्ट पढ़ के मैटर वर्क कर रहा है। क्योंकि कई बार जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो आलस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, आपको नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, है ना। और जब किताब से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप नोट्स बना रहे हो, क्लास में जो पढ़ा रहे हो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसको बुक्स के साथ कैसे मिलाना है वो आपको पता होना चाहिए। आपके जो करंट के इश्यूज आ रहे हैं रोज के, उसको आपको कौन से टॉपिक से रिलेट करना है। मेरा जो मतलब हम लोग क्या करते थे, सिलेबस की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखते थे और सिलेबस में इतना लिखा होता था कि बुक्स मतलब कॉपी वॉपी में भी कम लिखा होता होगा। तो जैसे मान लो फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में वाटर वाला चैप्टर है ना, पानी से रिलेटेड। तो अभी रिसेंट में जो भी चल रहा है तो उसी पे लिख लेना, योजना का पेज नंबर इतना इतना। सिलेबस देख के ही पता चल जाता था कि हाँ ये वाले टॉपिक को योजना के पेज नंबर इतने से हमको पढ़ना है, या मैगजीन जो मंथली मैगजीन है उससे पढ़ना है। तो ऐसे पेज नंबर डाल के या वहीं पे ऐसे साइड में चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के लिख देते थे। तो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करोगे ना तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो प्री में जो चीज़ें मिस हो जाती है ना कभी कभी, वो नहीं होगी। एटलीस्ट आपको आंसर नहीं पता होगा तो ये पता होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। ज़रूरी नहीं है आंसर सही पता हो, सब कुछ पता भी नहीं हो सकता, पर ये तो पता हो सकता है इतना पढ़ने के बाद कि 4 में से ये 3 तो पक्का नहीं है, तो बचा हुआ एक होगा, है ना। और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बहुत छोटे हो आप लोग, 3 साल है, अच्छे से पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई करना है, अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, तो टेंशन क्यों लेना, है ना। तो बस हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि पेपर देने आने के बाद पेपर अच्छा हो या ख़राब हो, मन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार थोड़ा और मेहनत कर लेते, है ना। ये गुंजाइश कभी नहीं होनी चाहिए। आप पेपर देने जा रहे हो उसके पहले इतना पढ़ लो कि पेपर कैसा भी जाए आप ये बोले यार इससे ज़्यादा तो हम पढ़ ही नहीं सकते थे। इतना पढ़ लोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मुझे तो कभी मतलब ऐसा लगा नहीं कि भाई बहुत मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि मैंने अपना 100% भी नहीं दिया था। तो मैंने अपना 100% नहीं दिया, शायद 100% देती तो भी डिप्टी कलेक्टर ही बनना था। यूपीएससी सर वो सही टाइम पे देती ना, टाइम चूक गया। मैंने मेंस भी लिखा, यूपीएससी का मेंस भी दिया है, उस समय भी मैं सर से ऑनलाइन पढ़ती थी। बट ठीक है, किस्मत में जो है, रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए, बस विदाउट रिग्रेट लाइफ होनी चाहिए। तो रिग्रेट्स मत रखो, अभी जो चीज़ हाथ में है फोकस करके उस पर ध्यान दो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोग भी टाइम दे रहे हो, और ये टाइम दोबारा लौट के कभी नहीं आता है। तो नौकरी तो देखो सबको करनी पड़ेगी, जीवन चलाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा कर लें जिसमें घर वाले भी प्राउड करें, एक स्टेटस सिंबल भी रहे। कोई भी नौकरी अच्छी नहीं होती है, मतलब जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आप लोगों से अगर कभी किसी के घर में कोई हो तो बड़े सब लोग रोते रहते हैं, क्या नौकरी है, कहाँ फंस गए, छोड़ दें बस चले। तो छोड़ के जाएंगे कहाँ पर, है ना। कॉरपोरेट सेक्टर वालों से पूछो, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर वालों से पूछो, सब रो रहे होते, कोई किसी की जॉब में खुश नहीं है। जॉब लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है ना। तो भाई जॉब में जितना आप लोग को करना है उतना परफॉर्म करो, बाकी अदर टाइम पे जो भी आप अपने लिए पसंद करते हो पर्सनल लाइफ में उसको एंजॉय करो। अभी जैसे मैं बड़ी परेशान हूँ, सुबह से मेरा मूड ऑफ है, मेरे कलेक्टर मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, कई महीने हो गए। आज भी हाई कोर्ट के बहाने इंदौर आने मिल गया, अदरवाइज 1-1.5 महीने से तो इलेक्शन ही करा रहे थे और अभी भी बचा हुआ है कुछ कुछ। तो ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी है। और मज़ा भी आता है काम करने में, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आता है, बहुत इन्जॉय भी करते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखे रहो जब तक पढ़ रहे हो, सिलेक्शन हो रहा है।
और बहुत लिमिटेड सोर्सेस को फॉलो करो, बहुत कचरा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑथेंटिक बुक्स सर ने बताई होंगी या एक आध आप कोई अगर ऑनलाइन किसी को फॉलो करते होगे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग कलेक्ट करोगे ना, तो बाद में उसको रिवाइज करने में और समेटने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सोर्सेस को लिमिटेड रखो, उनको बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पुराने पेपर्स लगाओ, जैसे पेपर मिले जो हाथ में मिले उसको लगाओ। सर जैसे जो भी बीच में ब्रेक देते हैं ना, अगर क्वेश्चन दे के नहीं गए हैं तो आप लोग कोई भी मैगजीन्स में हर मैगजीन में पेपर्स आते हैं, है ना, किसी ना किसी एग्ज़ाम के या ऐसे ही कुछ भी प्रैक्टिस के लिए, तो हमेशा हाथ में ऑब्जेक्टिव रखो। तो जो भी ब्रेक मिलता है लगाते जाओ, जो नहीं बन रहा उसको गोला कर दो, और कभी भी उसमें टिक मत लगाओ क्योंकि आपको उसको दोबारा सॉल्व करना है ना। तो मतलब ये कुल मिला के ये है कि टाइम मत वेस्ट करो। 3 साल 4 साल है आप लोग के पास, तो बहुत टाइम है, तो ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, इसको वेस्ट मत होने दो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और तब बहुत ख़राब लगता है जब 73 कट ऑफ जाता है और आपके 72 मार्क्स होते हैं, तो आप एक क्वेश्चन गलत होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए, इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीज़ें खुद को उस एनवायरनमेंट में रखोगे ना, उतना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत डिजर्विंग लोग भी कभी कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, जब आप एक ऑफिसर बनते हो ना, तो आपको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है, ये प्रोसेस आपको उसके लायक बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को। तो आपको मतलब पूरा वैसा पर्सनालिटी आपको बना के रखना पड़ेगा कि हाँ भाई सुबह से भाग के जाना है, प्रेशर है, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, आपको सही सही पढ़ना है। हम लोग ऑफिस में ये चीज़ मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि जो भी लेटर्स आते हैं गवर्नमेंट के, कोई भी स्कीम्स लॉन्च होती है, उसके इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है जो कई बार जो ऑफिसर्स की आदत छूट जाती है पढ़ने की जॉब लगने के बाद ना, वो सब लोग नीचे वालों पे डिपेंड हो जाते हैं कि फाइल पुटअप कर दो, निर्देश जारी कर दो, सब निर्देश ही जारी होते रहते हैं ऑफिस में। पर उसको पढ़ के उसके बारीक जो पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट आउट करके स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो ऑफिसर्स अच्छी स्ट्रैटेजी उसको बारीकी से पढ़ के बना लेते हैं ना, वहाँ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होती है स्कीम। तो जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको भी यही होता है कि बारीकी से पढ़ते हो आप। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो पॉलिटी की, अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की होगी, इनफैक्ट मैंने भी उसको 10 से 15 बार तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा। मैं अभी भी पढ़ूंगी ना, तो मुझे उसमें कुछ एक नई चीज़ निकल के आएगी, ओ शिट ये तो लास्ट 15 टाइम जब पढ़ा था ये चीज़ तो दिखी ही नहीं थी। तो ऐसा होता है। तो आप किस तरह से पढ़ते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी। आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आप पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए, ऑब्जेक्टिव लगाए, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा मुझे किस किस चीज़ पे फोकस करना था, इसमें से यहाँ से भी क्वेश्चन बना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना। तो ये आदत आप लोग डेवलप करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपका रीडिंग होता जाएगा। और जब आप मेंस के आंसर्स लिखोगे तो सर जैसे बताते ना, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम्स बनाना, इसको आप अपनी आदत में ले आओ। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो वैसे ही होना चाहिए कि अच्छा ये इसमें टाइप्स पूछे हुए हैं, इसमें कंपैरिजन पूछा हुआ है, इसमें हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इसमें टेबल बना के दिखा सकते हैं, इसमें पाई चार्ट बना सकते हैं। ऐसे सोचना ही पड़ेगा आपको। और मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आता, ये ऑफिस में भी काम आता है। मेरे कलेक्टर जितनी भी पीपीटी होती है ना, वो सारी मुझसे बनवाते हैं। और इनफैक्ट कल ही वो बहुत सारे ऑफिसर्स हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, तो वो मुझे बोलते हैं, मतलब सबको बोल रहे थे कि अंशु ने तो पढ़ी होगी, अंशु तो पढ़ती रहती है। मतलब उनको लगता है कि नहीं मेरा नॉलेज दूसरों से अलग है, मेरा प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ मतलब सिर्फ आपको पढ़ाई में काम नहीं आती, जब आप इसको पर्सनालिटी में उतार लेते हो ना, तो आपको आगे तक काम आती है। और एक आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफिसर भी बनते हो, और स्टूडेंट तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही जाते हो। तो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं होगी ये चीज़ें, या आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं ये सब चीज़ें। आप कैसे सोचते हो, कैसे भीड़ से अलग हो, है ना। तो आपका थॉट प्रोसेस चार्ट्स में, फ्लो चार्ट्स में ही होना चाहिए।
और जब आप वैसे प्रेजेंट करके आते हो ना एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। रिचा मैम थी सर, सीनियर है हमारी, अभी कमर्शियल टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर है, इंदौर में ही पोस्टेड है। तो रिचा मैम बड़ा मोटिवेट करती थी और कहीं ना कहीं हम लोग उनको इंस्पायर करते थे, क्योंकि वो हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल थी। और वो मतलब सर जैसा पढ़ाते थे, हमने उन्हीं से सीखा कि कैसे सर को फॉलो करना है। तो रिचा दी हमेशा चार्ट्स कैसे बनाने, डायग्राम्स कैसे बनाने, वो बहुत यूज़ करती थी। तो हम लोग भी उनको फॉलो करते थे और सीखते थे उनसे। तो आप लोग भी मतलब इस तरह से कोशिश करो कि 3 साल में आप लोग इतना इम्प्रूवमेंट अपनी राइटिंग स्किल्स में कर सको। क्योंकि देखो, मेहनत सब बच्चे करते हैं, पढ़ के सब उतना ही जाते हैं। अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आया तो मेहनत सब करते हैं, बट आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके आते हो एग्जाम में, ये मैटर करता है। जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं, रिचा दी हमेशा बोलती थी कि तुम्हारी मतलब वो मेरे बहुत सारे आंसर्स वो चेक करती थी। तो वो हमेशा बोलती थी कि जो स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की, वो एकदम अलग होनी चाहिए। ये सब एक जैसी करके आएंगे, पर अगर तुम किसी एग्जाम्पल से या किसी स्टोरी से स्टार्ट करोगी तो वो सिर्फ तुम्हारी इंडिविजुअल होगी, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे ये हैबिट डलवाई मेरे आंसर्स में कि आप डिफरेंट स्टार्टिंग कैसे करोगे। जब भी हम लोग मेंस का आंसर लिखते हैं ना, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए कि एग्जामिनर को 1000 कॉपियाँ चेक करनी है एटलीस्ट, है ना। तो उसको तो पैसे मिल रहे हैं एक कॉपी चेक करने के, तो वो आपकी कॉपी पे ज़्यादा ध्यान क्यों देगा, बताओ? नहीं देगा। कब देगा? जब उसको कुछ अलग दिखेगा। अरे इसने क्या लिखा है, अभी 20 कॉपियों में तो ऐसा कुछ नहीं आया था, इसने क्या लिखा है तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो आपको एग्जामिनर को मजबूर करना पड़ेगा कि वो आपकी कॉपी को बाकी लोगों से ज़्यादा समय तक रुक के देखे, और अगर उसने देख लिया तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और यही हमारी स्ट्रैटेजी होती थी मेंस में कि कैसे हम उसको थोड़ा ज़्यादा देर अपनी कॉपी पे रोक ले। हम लोग मेरी मेंस की कॉपी क्योंकि ऑप्शनल भी होते थे, और ऑप्शनल में बहुत स्कोप होता था चीज़ें करने का, और सर ने हम लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ना सिखाया था कि कैसे हम पब्लिक एड को सोशोलॉजी में यूज़ करें और सोशोलॉजी को पब्लिक एड में। तो अब सोशोलॉजी का पीएचडी बच्चा भी होगा ना, उसने पब्लिक एड तो पढ़ा नहीं है, क्या यूज़ करेगा? वो नहीं कर पाते हैं। तो सर क्योंकि सर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सर किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट में घुसा देते हैं, और वो इतना रेलेवेंट लगता है। एजल मॉडल सर, एजल मॉडल पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ किया है, इथिक्स में भी यूज़ कर दिया है। तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग भी जब पढ़ेंगे कि एजल मॉडल क्या होता है। और वो कौन था पब्लिक एडमिशन, नियो, और वो था ना नहीं, वो एक और था, रिकॉर्ड क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक्स ऐसे कुछ बनता था ना कि हाँ यहाँ से जाते थे, फिर वो बीच में आता था, फिर यहाँ नियो कुछ ऐसा होता था, पता नहीं क्या था वो। हाँ, प्रिज्मेटिक साला मॉडल भी था, और वो मोटिवेशन थ्योरीज थी, किसकी थी? मैस्लो हर्ट्ज़बर्ग, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। लीडरशिप की खूब सारी थ्योरीज थी, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। मतलब इतना मज़ा आता था, और मतलब ऐसा लगता था अच्छा और कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस थ्योरी के साथ, और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ना एंजॉय करके पढ़ना सीखो। थ्योरी सब आपको सर दे देंगे, बस आपको खुद की क्रिएटिविटी बना के रखनी है कि जितना सर ने बताया उसके बाद और आप कहाँ उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है, किसी को नहीं पता एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा। जब जिस साल मेरा ये सोशोलॉजी डीसी में सिलेक्शन हुआ था, सोशोलॉजी का पेपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड आया था, ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके आया था, और हमने इतने ग्राफ्स बनाए उसमें, इतने डायग्राम बनाए, किसी ने क्या ही बनाए होंगे, मतलब एग्जामिनर को भी लगा होगा। और सोशोलॉजी में सब बहुत अच्छे मार्क्स थे उस साल, जिस साल डीसी में सिलेक्शन हुआ था। तो ये चीज़ें सीखो, बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं तो अभी भी मिस करती हूँ कि अब ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं या छूट गया है, पर मैं टच में अभी भी रहती हूँ पढ़ाई के।
ऐसा नहीं है कि क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर तक तो मैं प्री दे ही रही थी, यूपीएससी मैंने अटेम्प्ट दिए ही थे। इस लास्ट ईयर से मैंने छोड़ दिया फिर, क्योंकि जॉब पे फोकस नहीं कर पाते थे बहुत ज़्यादा। पर अभी भी एक दो फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके टच में रहते हैं, तो कभी उनको पढ़ाना है या जहाँ बड़वानी में मेरी पोस्टिंग है वहाँ कभी कॉलेज में जाके बच्चों को गाइड करना है, तो चलता रहता है। पर आप लोग जितना मज़े से पढ़ोगे और सर को रिलीजियसली फॉलो कर लोगे ना, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। बस टाइम मत वेस्ट करना। आप ये मत सोचना कि सर चले गए तो अपन बातें कर लें। सर जो बोल के गए हैं ना, आप उसको कर लेना। सर कुछ अच्छा पढ़ने गए होंगे और वो आके आपको सुनाएंगे, ठीक है? और डरना नहीं, और बैकअप कुछ लेके रखना चाहिए हमेशा, है ना? क्योंकि आखिरी सत्य कुछ और है। ज़रूरी भी नहीं कि अपन 100% दे दें, अपना सिलेक्शन हो भी जाए। हमेशा दिमाग में ये भी बात रखनी चाहिए, कोशिश हम पूरी करेंगे पर कुछ भी रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो कुछ बैकअप भी रखो। और अगर कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो डिप्रेशन विप्रेशन में जाने की चीज़ होनी नहीं चाहिए। सब चीज़ें दिमाग में आनी नहीं चाहिए, फालतू चीज़ें होती हैं। क्योंकि इतनी पढ़ाई करके आप इस काबिल तो हो सकते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो इतनी पढ़ाई करके अपनी लाइफ को वेस्ट मत करना, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने कोशिश की, आपको ये बनना था, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, रोमन सैनी, है ना, आईएएस उन्होंने किया, टॉपर थे, छोड़ दिया, अब देखो वो अनअकैडमी चला रहे हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छे से पहले इधर अटेम्प्ट कर लो, हाथ आजमा लो, बाकी फिर तो पूरी दुनिया है, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? और टेंशन मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता, टेंशन होनी नहीं चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है? ये मैंने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, आफ्टर जॉब पूछ रहे हो कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन यार देखो, थोड़ा सा सोशल कम रहना चाहिए। मतलब हमारा तो पूरा डिसोशलाइजेशन टाइप का रहता था। छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे भाई? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना? तो छोड़ तो नहीं सकते हो। फिर वही आ जाएगा कि यार अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा। मतलब रिलैक्स होना तो हमेशा, चिल आउट करना तो ज़रूरी है, बट वो बहुत आपको पता होना चाहिए कितने टाइम के लिए करना है आपको, है ना? मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप भाई 4 घंटे के टाइम टेबल लेके बैठे थे, पढ़ रहे थे, उसमें बीच में फ़ोन ही फ़ोन आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स ही आ गए। तो आप अपने टारगेट्स रखो, आपके टारगेट्स पूरे हो जाए फिर चिल आउट करो ना, कौन रोक रहा है? पर टारगेट्स लेके चलो, टारगेट्स पूरे करो। मतलब मैं किसी फंक्शन में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे वैसे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फंक्शंस अटेंड नहीं करती थी, फैमिली फंक्शन भी नहीं अटेंड करती थी। थोड़े दिन बाद लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, इसको जाना ही नहीं है, पूछना ही छोड़ दिया था और बोलना भी छोड़ दिया था। घर में शुरू में थोड़ा पापा मम्मी बोलते थे नहीं नहीं आज तो इसकी शादी है, जाना ही है, जाना ही है। तो हमने कहा नहीं, हमको नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे। उनको भी बुरा लगता था, थोड़े दिन में उन्होंने भी छोड़ दिया, समझ गए। इनफैक्ट मेरी फैमिली तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो मेरे पापा को लगता था कि इतना पढ़ रही है पागल नहीं हो जाए, क्योंकि ये बोलते थे ज़्यादा पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। तो ये बोलते थे इतना मत पढ़, क्या है नहीं होगा ना सिलेक्शन, ठीक है कोई बात नहीं। फैमिली से भी कोई बहुत प्रेशर ऐसा नहीं रहता जब उनको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपके टारगेट्स कब पूरे हो रहे हैं और कब आप जो है सोशलाइज कर रहे हो खुद को। हफ्ते में 1 आध दिन का ब्रेक तो बनता है ना? तो पर ब्रेक भी इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप ब्रेक ले लेते हो ना, एक दिन ख़राब करते हो, तो उसके बाद रात में इतना गिल्ट होता है, इतना गिल्ट होता है कि यार आज तो पूरा दिन खराब कर दिया। अगले दिन और अच्छे से पढ़ाई होती है फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, घर पे भी क्या ही करना है, मज़ा आता है, यहाँ बैठे रहते हैं कम से कम, है ना? तो बहुत लिमिटेड रखना चाहिए, पर अपना डिस्टर्बेंस दे दीजिए सर, छोटे हैं अभी तो। बाद में नौकरी में तो राखी की छुट्टी नहीं मिलेगी, दिवाली की भी नहीं मिलेगी।
अब देखो ये क्या है, तुम लोगों की तरफ से बात कर रही है अभी कि हाँ छुट्टी दे दीजिए सर, लेकिन उसके बाद मोमेंटम टूटता है बच्चों का। 2 दिन की छुट्टी होती है ना, टूट जाता है मोमेंटम। और 2 दिन की छुट्टी के बाद 2 दिन की तुम्हारा मोमेंटम टूटा, मेरा भी टूटा। इससे अच्छा पढ़ते रहो। और सर का मत टूटने दो, तुम्हारा वापस आ जाएगा, सर का आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये हकीकत है। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो संडे को इनको मैं 2 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ा, तो 2 बजे तक तो ये त्राहिमाम कर देते हैं, सर छोड़ दो सर छोड़ दो, खाना नहीं मिलता है। मैडम अलग से बोलती हैं कि बच्चे हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, संडे को तो अच्छा खाना मिलता है, कम से कम उनको खाने तो दो। तो इस तरह से बोलने लगते हैं। हमारे ऊपर एक नैतिक दबाव पड़ जाता है और वो दबाव बड़ा होता है मेरे ऊपर। तो हाँ, ये एथिकल डिलेमा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन है। डिलेमा तो है ही नहीं, मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, प्रेशर है मेरे ऊपर। डिलेमा नहीं है, डिलेमा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनको पढ़ना ही पढ़ना। पहले भी मैंने बोला था तुम्हारा सिलेक्शन ही मुझे अब मतलब किक देता है, बाकी अब क्या किक देगा मुझे लाइफ में, इसी से खुश हो जाते हैं। तो खैर एनीवे, अभी जो क्वेश्चंस हमने तुमको बताए वो क्वेश्चंस मुझे लिख के भेजे हैं रविराज अवस्थी ने, इनके आंसर्स। और उसने लिखा है कि सर प्लीज चेक, रविराज अवस्थी आईपीएस हैं जो इस बार फिर से एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, यूपीएससी का। और रविराज को पिछले साल पढ़ाया था, तब ये क्या बोलते हैं, अंशु ने भी मेंस की तैयारी की थी। और अंशु के साथ शायद सीसैट का पेपर गड़बड़ कर गया था ना, फर्स्ट पेपर ही गड़बड़ हो गया था, तो उस बार प्री इसका नहीं निकला था। नहीं तो ये भी इस बार फाइनली सेलेक्ट होकर के आईएएस होकर के यहाँ पे खड़ी होती हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, पद महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे पहले एक मैंने वीडियो आपको दिखाया, पद महत्वपूर्ण नहीं है। आप कुछ भी होइए, आप अपने में संतुष्ट रहिए। लोग हमसे पूछते हैं सर आप, मैं कहता मैं तो मास्टर हूँ, बोलो आई एम हैप्पी विद दिस। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई नो आई एम क्रिएटिंग समथिंग which is not possible for millions of the people in India। मतलब करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो इस तरह का काम करने को एंजॉय कर रहे हैं। जो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं वो अलग है, लेकिन हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको तुम लोगों के साथ बात करने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, और पढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन अब आज तो नहीं ही पढ़ाएंगे तुम्हें, पहले बता दें, नहीं तो तुम लोग सोचो कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तो आज तो नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए अपनी कॉपी किताबें बंद करो, घर जाओ, अंशों को याद करो। एक चीज़ और मैं बताऊंगी जो मुझे लगता है कि सिर्फ सर ही वो चीज़ कर सकते हैं। जब हम लोग आते हैं ना स्कूल कॉलेज से, तो हम लोग बहुत छोटे सर्कल से आते हैं, बहुत हमको लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, कुछ लोग आप में से हॉस्टल में रहे होंगे, अब रह रहे हैं, पर अब वाला हॉस्टल का मज़ा वो नहीं रहेगा जो कॉलेज और स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग सिंसियर स्टूडेंट बन गए हैं, तैयारी करनी है हमको सिविल सर्विसेज की। तो जब सर की क्लास में होते हो ना, तो आप इतने सारे रियल लाइफ इंसिडेंट सुनते हो, स्टोरीज सुनते हो। तो जो इनर इंजीनियरिंग की बात आजकल चलती है ना, वो क्लास में बैठे बैठे होती है। और ये चीज़ जो होती है ना, ये स्ट्रेंथ, ये लाइफस्टाइल, ये आपको बाद में काम आता है जब आप जॉब में, क्योंकि आप नौकरी तो कर ले जाते हो अच्छे से, पर सर जैसा बता रहे हैं ना कि आप खुद से कितना खुश हो, खुद से कितना सेटिस्फाइड हो। तो खुद को एनालिसिस करना, खुद की रिक्वायरमेंट को समझना और उस हिसाब से काम करना ना, वो भी आप लोग यहाँ सीखना बैठ के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कोई नहीं सिखाता। और हमारा तो एजुकेशन सिस्टम भी इतना ख़राब है कि सिर्फ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स बताए जाते हैं, बट लाइफ को जीना कैसे है, उसका क्या साइंस है, वो हमको एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता। पर सर आपको वो बताएंगे। कानपुर की छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, हम लोगों को तो सब पता है कि कानपुर में क्या क्या होता है, क्या होता था और सर के साथ क्या क्या हुआ है। तो ऐसे आप लोग एंजॉय करना। एक डॉक्टर के क्लिनिक का भी सर बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, उस डॉक्टर के क्लिनिक में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा इलाज में। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सर बताते हैं इस क्लासरूम्स में। तो उसको आप लोग जीना और उससे चीज़ें समझना। और सर तो खुद ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनर इंजीनियरिंग का, क्योंकि बाद में बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी तो हम लोग नहीं समझते ये सब चीज़ें, बट बाद में बहुत सारे आईएएस भी होते हैं, बड़े आईएएस बन गए, बट
दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्स ना, उनकी लाइफ में इतना भसड़ मचा हुआ रहता है ना लिटरली, तो वो किसी की भी लाइफ में हो सकता है, वो अपने हाथ में होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी आपको यहाँ सीखनी चाहिए, और कभी भी सर को किसी भी तरफ डाइवर्ट कर दो, भाई पढ़ लिया हो गया, अब चलो सर थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, तो सर के पास अथाह चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, हर चीज़ अपने को सुननी समझनी चाहिए, ठीक है।